पॉइंट पे अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको इंट्रोड्यूस किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से उसके चारों ओर एक फील्ड या एक स्पेस या फिर एक रीजन एग्जिस्ट करता है, जिस रीजन में अगर किसी दूसरे टेस्ट चार्ज को आप रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है। वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, और उसी रीजन को या उसी स्पेस को उस पर्टिकुलर सोर्स चार्ज का फील्ड बोल दिया जाता है। ये हमारे लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था। इसके अलावा हम लोगों ने उस फील्ड की इंटेंसिटी कहाँ पे कितनी है ये भी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी हम लोगों ने डिराइव कर लिया था। आज की क्लास में उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं कि जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, और फिर उसके बाद कि मान लो हमारे पास एक से ज़्यादा पॉइंट चार्जेस है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट चार्जेस है, उसकी वजह से किसी एक अननोन पॉइंट पे अगर हमसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता है तो वो कैसे निकालते हैं, वो वाले कुछ क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक सोर्स चार्ज है, लेट्स से कैपिटल क्यू। इस सोर्स चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पे अगर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, जो कि यहाँ से क्यू वाले सोर्स चार्ज से कितनी दूर है, आर डिस्टेंस की दूरी पे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसका मैग्नीट्यूड हमने लास्ट क्लास में लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, कैपिटल क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, ओके। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज है वो आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। ये प्रोपोर्शनलिटी भी आप याद रखेंगे, समटाइम्स सीधा का सीधा क्वेश्चन इसी चीज़ पे पूछ लिया जाता है कि एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आर के साथ कैसे वेरी कर रहा है, क्योंकि आगे जाके हम लोग और भी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। एक डायपोल की वजह से किसी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो आप देखेंगे कि वो आर स्क्वायर के साथ या आर की अलग अलग पावर्स पे डिपेंड करता है। पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड को आर के साथ प्लॉट करते हैं तो जो ग्राफ की शेप है वो एक सिंपल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसी दिखेगी। उस ग्राफ को भी सिंपली यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे वाई एक्सिस के लॉन्ग रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्लॉट कर रहे हैं आर। इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दोनों के बीच में जो वेरिएशन है, जैसे जैसे आर का वैल्यू इंक्रीज होएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज होएगा। तो जो ग्राफ की शेप आएगी वो कुछ इस तरीके से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसी शेप आएगी। यानी जब आर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो को अप्रोच करेगा। अंडरस्टैंड? ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये आता है। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि सोर्स चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ आएगी। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अगला टॉपिक, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ये डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए पहले डिस्कस करते हैं हम लोग पॉजिटिव चार्ज के लिए। अगर हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज और अगर हमारे पास है नेगेटिव चार्ज, एक बार पॉजिटिव सोर्स चार्ज का एग्जांपल लेते हैं और एक बार नेगेटिव सोर्स चार्ज का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज है जो कि यहाँ रखा हुआ है और इससे R1 डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है और इस पॉइंट पे आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप कहेंगे इस वाली जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, always directed away from the charge and along the line joining the charge and to that point। ठीक है, चार्ज और उस पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उसके along होगा और अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। तो इस वाली जगह पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन कुछ ये रहेगा। इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को इन जनरल E1 वेक्टर बोल देता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से इसी चार्ज के फील्ड में एक दूसरा पॉइंट एक यहाँ पे भी कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए ये जो पॉइंट है वो इस चार्ज से कितनी दूरी पे है, लेट्स से R2 डिस्टेंस पे है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आएगा, तो मेरी बात आप याद रखेंगे कि अगर पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग एंड अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा।
नाम रख देते हैं जी उसका E2। अगर मैं आपसे E1 का मैग्नीट्यूड पूछूं तो आप कहेंगे के क्यू डिवाइड बाय R1 का स्क्वायर, और अगर E2 का मैग्नीट्यूड पूछूं तो आप कहेंगे के क्यू डिवाइड बाय R2 का स्क्वायर। अगर मैंने इस साइड वेक्टर लगा दिया, इधर भी वेक्टर लगा रखा है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे वेक्टर है तो राइट हैंड साइड पे भी वेक्टर लिखना चाहिए। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इन टर्म्स ऑफ वेक्टर लिखना चाहूँ तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि E2 का डायरेक्शन क्या है। इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम फाइनल पॉइंट मान लेते हैं। तो ये जो वेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया है, दिस इज सिंपली R2 वेक्टर। ये जो वेक्टर जिसका टेल यहाँ है, हेड यहाँ है, ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा? R2 वेक्टर। हम ऐसा बोल सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल या पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जिस भी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। सिमिलरली अगर इसको टेल मान लिया जाए और इसको हेड मान लिया जाए तो ये हमारे पास एक नया वेक्टर आ गया विच इज R1 वेक्टर। ठीक है, इसको बोल दिया जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स चार्ज। ठीक है, सोर्स चार्ज के रेफरेंस मान के हम लोगों ने इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R1 लिखा है। अब सोच के देखिए, जिस डायरेक्शन में R1 वेक्टर है उसी डायरेक्शन में E1 वेक्टर है, और R1 वेक्टर की डायरेक्शन बताता है R1 वेक्टर का यूनिट वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि E1 वेक्टर की डायरेक्शन R1 वेक्टर के यूनिट वेक्टर की तरफ है विच इज सिंपली R1 कैप। एंड सिमिलरली अगर इस वाली जगह पे आ जाएंगे तो E2 वेक्टर की डायरेक्शन R2 वेक्टर की तरफ है, और R2 वेक्टर की डायरेक्शन R2 वेक्टर का यूनिट वेक्टर बताता है। तो इसका मतलब E2 वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी R2 वेक्टर के यूनिट वेक्टर की तरफ। तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं इन वेक्टर फॉर्म। इससे आपको ये भी क्लियर हो गया कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा, और जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आए हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा। मैग्नीट्यूड तो खैर हम ऑलरेडी सीख चुके थे, बस हमें डायरेक्शन सीखनी थी कि डायरेक्शन किस तरीके से निकालते हैं किसी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, मान लीजिए आपके पास जो सोर्स चार्ज है वो एक नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे एक सोर्स चार्ज रख लेते हैं विच इज -Q। ठीक है, और इससे यहाँ पे एक पॉइंट है विच इज एट अ डिस्टेंस लेट्स से R1। यहाँ पे लेट्स से एक पॉइंट है विच इज एट अ डिस्टेंस R1, और यहाँ पे हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। अच्छा, अगर आपका सोर्स चार्ज है नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग एंड टुवर्ड्स द चार्ज। ये याद रखिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज एंड नेगेटिव सोर्स चार्ज के लिए टुवर्ड्स द चार्ज। तो इस वाले -Q के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इस वाले पॉइंट पे, उसकी डायरेक्शन हो जाएगी कुछ इस तरफ। ठीक है, E1 वेक्टर बोल देते हैं उसको। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा तो आप कहेंगे सर के क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है R1 का स्क्वायर। अब सोच के देखिए, अगर मैं इसको टेल मान लूं और इसको हेड मान लूं तो ये जो वेक्टर है ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स चार्ज। आपका जो चार्ज का लोकेशन होता है वो फिक्स्ड होता है, तो उसको रेफरेंस या उसको टेल ऑफ द वेक्टर मानना है। ठीक है, तो ये मेरे लिए हो जाएगा R1 वेक्टर। आप सोच के देखिए, E1 वेक्टर की डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज है, R1 वेक्टर ऊपर की डायरेक्शन में, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि E1 वेक्टर जो है वो R1 वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में, तो R1 वेक्टर की डायरेक्शन कौन देता है? R1 वेक्टर का यूनिट वेक्टर दैट इज R1 कैप। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि E1 वेक्टर का डायरेक्शन -R1 कैप के अलॉन्ग है। ठीक है, E1 जो है वो R1 वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में है, और R1 वेक्टर का डायरेक्शन R1 का यूनिट वेक्टर देता है, तो इसलिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, सिमिलरली मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट होता और इस वाले पॉइंट पे आपसे पूछा जाता कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कितना आएगा। इस वाले पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं, इस डिस्टेंस को R2 वेक्टर बोल देते हैं। फिर से अगर R2 वेक्टर लिखना हो तो वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा। और यहाँ पे अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो आप कहेंगे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज टुवर्ड्स द चार्ज, नाम रखेंगे उसका E2 वेक्टर। मैग्नीट्यूड लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे K, मैग्नीट्यूड लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे K E2 वेक्टर इज इक्वल टू K Q डिवाइड बाय R2 का स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देंगे कि जो डायरेक्शन है वो R2 वेक्टर के यूनिट वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में, और R2 वेक्टर का यूनिट वेक्टर अपोजिट मतलब -R2 कैप, -R2 कैप। ठीक है, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरीके से देखा जाएगा ये मैंने आपको यहाँ पे फिगर आउट करके दिखाया। ठीक है, पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव है तो टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक है, मैग्नीट्यूड दोनों केसेस में उसी फॉर्मूले से निकाला जाएगा दैट इज KQ/R²। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, आगे बढ़ते हैं। एक से ज़्यादा पॉइंट चार्जेस अगर हमें दे दिए जाते हैं, उनकी वजह से किसी पॉइंट पे अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है तो वह कैसे निकालेंगे।
ठीक है। तो नेक्स्ट एक प्रिंसिपल पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा चार्जेस हैं और उन ज़्यादा चार्जेस की वजह से किसी रेफरेंस पॉइंट पे या किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि मान लीजिए आपके पास एक से ज़्यादा चार्जेस हैं। लेट्स से यहाँ पे एक चार्ज है Q1, यहाँ पे एक चार्ज है Q2, यहाँ पे एक चार्ज है Q3 और यहाँ पे कोई चार्ज है Qn, ठीक है। और ये आपके पास एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ठीक है। आप इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। अब एक चार्ज होता तो सीधा लिख देता KQ डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब तो n नंबर ऑफ चार्जेस इसके चारों ओर रखे हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, सभी चार्जेस को उस वाले ऑब्जर्वेशन पॉइंट से मैच कर लेते हैं ना। सभी के सभी चार्जेस को इस वाले ऑब्जर्वेशन पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन कर लेते हैं, लाइक दिस। ओके, उसके बाद हर एक पॉइंट चार्ज का वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है R1, ये डिस्टेंस कितना है R2, ये डिस्टेंस कितना है R3 और ये डिस्टेंस कितना है R4, ठीक है। R1 वाले की वजह से यहाँ पे, या सॉरी Q1 वाले की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। तो मैंने जैसा अभी बताया कि अगर सारे के सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव चार्जेस के लिए हम मान के चल रहे थे कि सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द चार्ज। तो Q1 की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा कुछ इस तरफ, नाम रख लेंगे उसका E1 वेक्टर, ठीक है। Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, नाम रख लेंगे उसका E2 वेक्टर। Q3 की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा कुछ इस तरफ, नाम रख लेंगे उसका E3, वर्टिकली अपवर्ड E3 वेक्टर, ठीक है। एंड सिमिलरली ऐसे बहुत सारे चार्जेस होंगे, तो nth चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा कुछ इस तरफ, नाम रख लेंगे उसका En वेक्टर, ठीक है। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स वहां पे आ गए हमारे पास, सारे के सारे वेक्टर्स है। अगर सारे के सारे वेक्टर है तो सबका वेक्टर सम ही वहां का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताएगा। तो इस वाले P पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर एंड अप टू सो ऑन En वेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वेक्टर सम लेके वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं। अगर मैं यहाँ से E1 वेक्टर को लिखना चाहूँ तो उसको लिख सकता हूँ KQ1 डिवाइड बाय R1 का स्क्वायर, और जो डायरेक्शन होगी वो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो R1 वेक्टर के यूनिट वेक्टर के अलोंग ही होगी, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास R1 कैप KQ2 डिवाइड बाय R2 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा R2 कैप प्लस ये हो जाएगा जी मेरे पास KQ3 डिवाइड बाय R3 का स्क्वायर R3 कैप प्लस अप टू सो ऑन KQN डिवाइड बाय RN का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा RN का कैप। तो किस तरीके से हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी P पॉइंट पे निकाल सकते हैं। बस हमें क्या करना है, सारे के सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स वेक्टर आएंगे उनका वेक्टर सम लेना है, सिंपली उनको ऐड नहीं कर देना है, ठीक है। तो वेक्टर का जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो क्लास 11th में अगर अभी भी आपको लग रहा है कि आपको वेक्टर के साथ आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, जब भी दो से ज़्यादा वेक्टर आते हैं उनका वेक्टर सम नहीं आपको लेना आ रहा, उनके बीच में एंगल भी पता चल जाए तो भी आप फाइनल जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसकी डायरेक्शन नहीं बता पा रहे, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। पहले जो 4 से 5 चैप्टर हैं क्लास 12 के उनमें बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो अगर अभी भी आपको लग रहा है कि वेक्टर के साथ आप अनकंफर्टेबल है तो प्लीज़ आप क्लास 11th में जाके अपने नोट्स खोलिए, वेक्टर का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, इसको फिर से रिवाइज करके कुछ कुछ बेसिक से क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ही आप यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको वेक्टर के साथ जो भी वेक्टर आपका है अगर वो वीक है तो यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम फोर्सेस की चाहे आ जाएं चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड्स की आ जाएं वो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उनमें आपको दिक्कत आएगी। तो पहले अपना वेक्टर वाला जो पोर्शन है उसको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, वेक्टर एडिशन जरूर अच्छे से सीख लीजिए, ठीक है। ओके, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स होते हैं तो ओके। तो ये बेसिकली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का डेफिनेशन बस यही है कि अगर आपके पास सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं और आप किसी P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो सभी चार्जेस की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सभी के इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम होगा, बस इतना ही है। और यहाँ पे आप देख लीजिए मैंने इस वाली लाइन में यही किया हुआ है,
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा हुआ है वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड्स, है ना, या फिर वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस। यही कहीं ना कहीं फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में आपको लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करते हैं। ठीक है, जो इसने बोला है कि एक से ज्यादा चार्जेस होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, इसी चीज का यूज करते हैं और कुछ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिडिल पॉइंट। क्वेश्चन लिख लेते हैं सिंपल सी भाषा में, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट middle point of two like charges of equal magnitudes। ठीक है, दो लाइक चार्जेस हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, उनके बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार देखते हैं, इससे क्या होगा कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो जाएगी कि कैसे हमने वेक्टर्स को ऐड करना है और कैसे फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को देखना है। तो ये दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है, लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस टू बी डी। ठीक है, यहाँ फिर आर भी ले सकते हैं। यहाँ पे एक चार्ज रख रखा है क्यू और यहाँ पे भी एक चार्ज रख रखा है क्यू, क्योंकि हमने बोल दिया कि दोनों के दोनों लाइक चार्जेस हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम। अगर मैग्नीट्यूड सेम है, लाइक चार्जेस है, तो कुछ इस तरीके से दिखेंगे। आप दो नेगेटिव चार्जेस भी ले सकते थे, हमने दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज लिए हैं। मान लेते हैं दोनों के दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है, लेट्स कॉल दैट डिस्टेंस टू बी आर, यहाँ पे डी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस टू बी आर। ठीक है, और मिडिल पॉइंट हो जाएगा कुछ यहाँ पे, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं पी। ये यहाँ से भी कितना दूर हो जाएगा, r/2 पे। ठीक है, यहाँ से भी हो जाएगा r/2 पे, और ये वाला पॉइंट इस वाले चार्ज से भी उतने ही डिस्टेंस पे होगा, दैट इज r/2 पे। यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो मान लेते हैं कि इस वाले क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, E1 लिख लेते हैं उसको, दैट इज के क्यू डिवाइड बाय r/2 का होल स्क्वायर, तो r² आ जाएगा डिवाइड बाय 4, 4 यहाँ आ जाएगा। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से p पॉइंट पे, इस वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से p पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स राइट, कुछ इस तरफ आएगा। नाम रख दिया हमने उसका E1 वेक्टर, मैग्नीट्यूड ये लिखा हुआ, डायरेक्शन उसमें दिखा दी, टुवर्ड्स राइट आ रहा है। सिमिलरली इस वाले पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से p पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका भी मैग्नीट्यूड उतना ही हो जाएगा, दैट इज E2 4kq डिवाइड बाय r²। ठीक है, अच्छा, इस वाले चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा लेफ्ट साइड, क्योंकि भाई पॉजिटिव चार्ज है, और अभी आपको पीछे बताया था मैंने आपको, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द चार्ज। तो इस वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा E2 वेक्टर। अच्छा, आप देखिए दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है। आप सोच के देखिए, जब दो फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड की किसी पार्टिकल के ऊपर लग रही हैं, एक इधर खींच रहा है 10 न्यूटन से, एक इधर खींच रहा है 10 न्यूटन से, तो क्या आपका पार्टिकल के ऊपर कोई नेट फोर्स लगेगी, यानी रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे भी दो वेक्टर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0, ई नेट वेक्टर हो जाएगा 0। ठीक है, तो मिडिल पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक नल वेक्टर आएगा। ये आपने नल वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा क्लास 11th में, जब आप वेक्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, ओके, तो ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था। अब इसी में थोड़ी सी वेरिएशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिडल पॉइंट, at the middle point, find the net electric field at the middle point of two unlike charges of equal magnitude। अब चार्जेस का मैग्नीट्यूड मैंने सेम ले लिया, लेकिन उनका साइन अलग अलग ले लिया। एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड है लेकिन साइन डिफरेंट है। तो दोबारा से फिर से डायग्राम बनाते हैं हम लोग, वही वाला। ओके, ये दो चार्जेस हैं जिनको लाइन ज्वाइन कर रही है कुछ इस तरीके से। पहला चार्ज यहाँ रख देते हैं, लेट्स कॉल दैट चार्ज टू बी Q प्लस Q, और दूसरा चार्ज यहाँ रख देते हैं, लेट्स कॉल दैट चार्ज टू बी माइनस Q। फिर से दोनों चार्जेस के बीच का यहाँ से लेके
और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, लेट्स कॉल दैट डिस्टेंस टू बी आर। बीच में मिडिल पॉइंट पी है, जो पहले वाले चार्ज से भी r/2 डिस्टेंस पे और दूसरे वाले चार्ज से भी r/2 डिस्टेंस पे है। ठीक है, बड़ी सिंपल सी डायग्राम है, क्लियर होगी आपको। ठीक है, अच्छा, प्लस क्यू वाले की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, उसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। तो प्लस क्यू वाले की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट इज E1 के क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना है, r/2। r/2 का स्क्वायर करेंगे तो r² डिवाइड बाय 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, टुवर्ड्स राइट, है ना, ये आ जाएगा टुवर्ड्स राइट। ठीक है, सिमिलरली माइनस क्यू चार्ज है, तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो टुवर्ड्स द चार्ज आता है ना। तो पहले मैं पॉजिटिव पॉइंट चार्ज वाले का एरो बना देता हूँ, इस तरफ आया जी E1, है ना, E1 वेक्टर इस तरफ आया है, और माइनस क्यू वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा दैट इज E2, दैट इज इक्वल टू 4kq डिवाइड बाय r², क्योंकि उसका भी मैग्नीट्यूड q है, डिस्टेंस उसके लिए भी r/2 है, तो r/2 का स्क्वायर करेंगे। अच्छा, इसकी वजह से जो डायरेक्शन आएगी, इसकी वजह से भी डायरेक्शन किस तरफ आ जाएगी, टुवर्ड्स राइट। ठीक है, मतलब इसकी वजह से जो E2 आने वाला है वो भी इसी तरफ आएगा, नाम रख दिया हमने उसका E2 वेक्टर। अब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए सिंपली दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ई नेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E1 प्लस E2। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, डायरेक्शन वही होगी जो दोनों की होगी, है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो E1 और E2 को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8kq डिवाइड बाय r²। और अगर डायरेक्शन भी लिखूं तो E1 भी राइट साइड में था, E2 भी राइट साइड में था, तो रिजल्टेंट भी दोनों का किस तरफ आएगा, राइट साइड में। तो हम लिख देंगे टुवर्ड्स राइट। और क्योंकि राइट साइड को अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान रहा हूँ तो आप इसका आंसर ऐसे भी कर सकते हैं, ई नेट वेक्टर इज इक्वल टू 8kq डिवाइड बाय r², साथ में लिख सकते हैं आई कैप। ठीक है, क्योंकि आपको ये बताना था कि राइट हैंड साइड में जो यूनिट वेक्टर है वो आई कैप, जे कैप या के कैप है। ठीक है जी, तो इस तरीके से दो अनलाइक चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दो लाइक चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों की वजह से मिडिल पॉइंट पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया। ठीक है, क्या कर रहे हैं, सिंपली वेक्टर सम ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, यानी कि बार बार सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज किया जा रहा है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। ये दो चार्जेस के लिए था। अब दोनों चार्जेस की वजह से उनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके ऊपर नहीं, उनको जो लाइन ज्वाइन नहीं कर रही है किसी रेफरेंस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो सबसे अच्छा एग्जांपल इसके अंदर है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। आप इक्विलेटरल ट्रायंगल के किन्हीं भी दो कॉर्नर पे दो चार्जेस रख देते हैं और उसकी वजह से जो तीसरा कॉर्नर है या फिर सेंट्रॉइड वाला जो पॉइंट है वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं अगला सवाल, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द थर्ड कॉर्नर ऑफ an equilateral triangle as shown in the figure तो आपके सामने फिगर में एक ट्रायंगल में शो कर रहा हूं, उस पर आप देखेंगे दो कॉर्नर पे चार्जेस रखे हैं, तीसरी कॉर्नर पे चार्ज नहीं रखा और तीसरी कॉर्नर पे ही हमसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है। ये भी साइड ए दे रखी है, ये भी साइड ए दे रखी है, ये भी साइड ए दे रखी है, यहाँ एक चार्ज प्लस क्यू रख रखा है, यहाँ एक चार्ज प्लस क्यू रख रखा है, और इस वाली जगह पे आपसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। ठीक है, तो देखिए इस वाली जगह पे दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, इस वाले चार्ज की वजह से जो इंटेंसिटी आएगी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, एंड क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, तो कुछ इस डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, नाम रख देते हैं उसका E1 वेक्टर। सिमिलरली इस वाले चार्ज की वजह से भी आएगी, इस वाले चार्ज की वजह से भी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग आएगी कुछ इस तरफ, नाम रख देते हैं उसका E2 वेक्टर। ठीक है, E1 और E2 वेक्टर के क्योंकि चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम है, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उसका डिस्टेंस सेम है, तो मैग्नीट्यूड दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के आ जाएंगे सेम। तो आपके पास आ जाएगा E1 का मैग्नीट्यूड आ जाएगा KQ डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है जी, a²। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट E2 वो कितना आ जाएगा KQ डिवाइड बाय
ए स्क्वायर, दोनों के मैग्नीट्यूड अभी तक हमने लिखे हैं। अच्छा, इन दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स के बीच का एंगल, अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 60। दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के 60 डिग्री के एंगल पे हैं, तो रिजल्टेंट निकालना आपको सिखाया था मैंने, √3 टाइम्स एनी वन ऑफ देम। ठीक है, इनके बीच में थीटा कितना है जी 60 डिग्री, तो इनका जो रिजल्टेंट आ जाएगा ई नेट दैट कम्स आउट टू बी √3 टाइम एनी वन ऑफ देम, यानी कि √3 KQ डिवाइड बाय ए स्क्वायर। तो ये दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा। ओके, इसकी डायरेक्शन हम अभी लिख लेते हैं कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ आएगी। ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, इसका डायरेक्शन अगर जानना चाहते हैं, जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो उन्हीं का जो बीच का एंगल होता है, जैसे 60 है तो उसी एंगल को बाइसेक्ट करेगा। अगर बाइसेक्ट करेगा तो 60 को बाइसेक्ट करता हुआ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में ई नेट आ जाएगा। ठीक है, डायग्राम से देख लीजिए, इस और इसका जो रिजल्टेंट है वो ई नेट है, और दोनों के बीच का एंगल अगर 60 है तो इधर भी 30 और इधर भी 30 छोड़ते हुए बीच में एंगल बाय सेक्टर के अलोंग जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। तो बार बार हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही यूज़ कर रहे हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही कहता था कि भैया एक से ज़्यादा चार्जेस आ जाते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको सिंपली सभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वेक्टर सम लेना है। ठीक है, फिर से यूज़ करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को एक और क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट करते हैं। अब क्या करते हैं कि जो कॉर्नर पे दो चार्जेस रख रखे हैं, पहले मैंने लाइक चार्जेस लिए, अब वही चार्जेस अनलाइक ले लेता हूं। तो अब हम लिखते हैं नेक्स्ट, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द थर्ड कॉर्नर ऑफ an equilateral triangle as shown in the figure, ठीक है जी। ओके, तो फिर से डायग्राम बनाते हैं, इक्विलेटर ट्रायंगल लेते हैं, लेकिन अब चार्ज जो है प्लस क्यू नहीं रखेंगे, एक चार्ज प्लस क्यू रखेंगे, दूसरा चार्ज माइनस क्यू रखेंगे। तो देखिए अब डायग्राम, ये मैंने एक इक्विलेटर ट्रायंगल बना ली। ठीक है, और इस इक्विलेटर ट्रायंगल के यहाँ ये वाली साइड भी ए है, ये वाली साइड भी ए है और ये वाली साइड भी है। यहाँ वाला चार्ज प्लस क्यू है और यहाँ वाला चार्ज है जी माइनस क्यू। इस वाली जगह पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, और इस वाली जगह पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, दो चार्जेस है तो दोनों चार्जेस की वजह से E1 और E2 आएगा। एक बात की गारंटी है, दोनों चार्जेस मैग्नीट्यूड में सेम है, तो अगर मैग्नीट्यूड में सेम है तो दोनों चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे, इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे, उनका मैग्नीट्यूड सेम आएगा, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग आएगी। डायरेक्शन देखिए क्या आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, नाम रख देता हूँ उसका E1 वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन आएगी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव था तो अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, सिमिलरली दूसरा चार्ज है जी नेगेटिव चार्ज की वजह से अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग एंड टुवर्ड्स द चार्ज, क्या आ जाएगा E2 वेक्टर। ठीक है जी, तो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड लिखता हूं, तो E1 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा दैट इज KQ डिवाइड बाय ए स्क्वायर। ठीक है, E2 का भी मैग्नीट्यूड लिखते हैं, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आएगा, KQ डिवाइड बाय ए स्क्वायर। अब सोच के देखिए, ये जो एंगल है ये है जी 60, तो ये बाकी का एंगल कितना बचा 120। ठीक है, दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के 120 डिग्री के एंगल पे हैं, तो दोनों का जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के दोनों एक दूसरे से कितने एंगल पे हैं 120 डिग्री पे, तो दोनों का रिजल्टेंट उन्हीं में से कोई एक होगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे ई नेट जो आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज KQ डिवाइड बाय ए स्क्वायर। ठीक है, ये आप वेक्टर अलजेब्रा में एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट था कि भैया जब भी दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच का एंगल 120 है तो उनका रिजल्टेंट उन्हीं में से एक को पकड़ के लिख दीजिए चुपचाप। ठीक है, तो इसका मतलब E1 और E2 का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा KQ बाय ए स्क्वायर। ठीक है, और रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है, फिर से रूल वही है, इक्वल मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर हैं तो रिजल्टेंट हमेशा उन्हीं के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा। तो जो E1 और E2 का रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन में आएगा, ये रहा E1। ठीक है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में ई नेट वेक्टर आएगा। ऊपर वाला एंगल भी 60 होगा और ये वाला एंगल भी 60 होगा। ठीक है, क्योंकि टोटल एंगल 20 था तो दोनों को बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा। अंडरस्टैंड? तो ये प्लस माइनस क्यू के लिए हो गया। ये जो पीछे मैंने क्वेश्चन किया इसमें हम लोगों ने दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस लिए थे।
अब क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे लेवल अप करते हैं। अब क्या करते हैं, दोनों पॉजिटिव चार्जेस या दोनों लाइक चार्जेस की वजह से सेंट्रोइड वाले पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। 3 चार्जेस नहीं रखे हुए, सिर्फ 2 चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है। दोनों चार्जेस की वजह से सेंट्रोइड वाले पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है। अगला सवाल, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at the centroid of an equilateral triangle. At the centroid of an equilateral triangle. Equilateral triangle, ठीक है, as shown in the figure. As shown in the figure. ठीक है जी, ओके। दोबारा से इक्विलेटर ट्रायंगल बनाते हैं और अब उसके सेंट्रॉइड पे हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। ये रही इक्विलेटर ट्रायंगल, सारी साइडें ए दे रखी हैं इसकी। यहाँ एक चार्ज रख रखा है जी प्लस क्यू, यहाँ पे भी एक चार्ज रख रखा है जी प्लस क्यू, और ये वो सेंट्रॉइड वाला पॉइंट है जहाँ पे हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। सेंट्रॉइड वाले पॉइंट को चार्जेस के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। विजुलाइज करना थोड़ा अच्छा और इजी रहेगा हमारे लिए। ये इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लिया और उसके बाद यहाँ पे इस वाले पॉइंट को भी इससे ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। मान लेते हैं कि सेंट्रॉइड से वर्टेक्स का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को आर बोल देते हैं, ये डिस्टेंस भी आर हो जाएगा। अच्छा, दोनों के दोनों चार्जेस हैं जी पॉजिटिव हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द चार्जेस, है ना। तो इस वाले प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कुछ इस तरफ आएगा, और इस वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अलॉन्ग द ज्वाइनिंग कुछ इस तरफ आएगा। नाम रख देते हैं इसका E1 वेक्टर, इसका नाम रख देता हूँ जी E2 वेक्टर, ठीक है। E1 E2 का मैग्नीट्यूड आ जाएगा सेम, कितना आ जाएगा, E1 का मैग्नीट्यूड आ जाएगा K Q डिवाइड बाय R स्क्वायर। सिमिलरली E2 कितना आ जाएगा जी, K Q डिवाइड बाय R स्क्वायर। एंगल कितना है दोनों के बीच में ये भी देख लेते हैं। सेंट्रॉइड वाला पॉइंट, ये टोटल एंगल 60 था इक्विलेटर ट्रायंगल में, ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये कितना बचा 120। अगर ये 120 है तो दोनों के बीच में ये एंगल भी कितना हो जाएगा 120, ठीक है। तो अगर ये 120 है, ये 120 है, दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के फिर से 120 डिग्री के एंगल पे लग रहे हैं, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो फिर से इन्हीं में से कोई एक हो जाएगा। तो ई नेट जो हो जाएगा दैट इज के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों का हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा, ओके। अच्छा, जो रिजल्टेंट आया है उसका डायरेक्शन क्या होगा, अगेन मेरी बात को फिर से याद करिए, जो अभी बार बार मैं हर क्वेश्चन में बोल रहा हूँ कि दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के उनका जो रिजल्टेंट होता है उन्हीं के बीच का जो एंगल होता है उसको बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा, और किस तरफ जाएगा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, कुछ इस डायरेक्शन में, ई नेट बोल देते हैं उसको, ठीक है, ई नेट वेक्टर, ठीक है जी, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। अच्छा, यहाँ पे ना हमने ट्रायंगल की साइड हमें ए दे रखी थी, हमने अननोन डिस्टेंस आर ले लिया, लेकिन आर को आप इन टर्म्स ऑफ ए भी निकाल सकते हो। वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक का जो डिस्टेंस होता है वो आपको मैं पहले भी बहुत सारी क्लासेस में बता चुका हूँ। वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक का जो डिस्टेंस आर है दैट इज साइड डिवाइड बाय √3। ट्रायंगल की जो भी साइड दी होती है उसको डिवाइड बाय √3 कर दीजिए, वो वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस है। इसका मतलब हमने जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है उसमें आर की जगह पे हम लोग a/√3 पुट कर सकते हैं। तो जैसे ही करेंगे तो आपके पास आ जाएगा के क्यू डिवाइड बाय आर का स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारे पास जी फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा सेंट्रॉइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, ओके। और आगे बढ़ते हैं, दो चार्जेस की वजह से हम कर चुके हैं, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 3 चार्जेस की वजह से करते हैं, ठीक है। सेंट्रॉइड पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, लेकिन चार्जेस हैं अब 3, ओके। अगला सवाल, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at the centroid of an equilateral triangle, at the centroid of an equilateral triangle, equilateral triangle as shown in the figure, as shown in the figure, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके सामने फिगर में मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है। इस वाली ट्रायंगल की वजह से यहाँ एक प्लस क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पे भी एक प्लस क्यू चार्ज रखा है, और
यहाँ पे भी एक प्लस क्यू चार्ज रखा है, ठीक है। और सेंट्रोइड वाले पॉइंट पे आपने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सेंट्रोइड वाले पॉइंट को तीनों चार्जेस से पहले ज्वाइन किया जाएगा, ठीक है। इससे इधर से इससे भी ज्वाइन किया जाएगा कुछ इस तरीके से, इस वाले चार्ज से भी ज्वाइन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। अच्छा, जो सेंट्रोइड वाला पॉइंट है तीनों के तीनों चार्जेस से बराबर दूरी पे होगा, आर आर और आर। अभी मैंने आपको बताया कि जो आर हो जाएगा वो, अगर वो ट्रायंगल की एक साइड आपको ए दे रखी है तो ये जो आर हो जाएगा दैट इज़ ए बाय √3 हो जाएगा, ठीक है। इसको जो भी हम फाइनल आंसर लिखेंगे उसमें सीधा इसको यूज़ कर लेंगे। बट फॉर द मोमेंट यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से उनका डायरेक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। तो आप सोच के देखिए कि इस वाले प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा लॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग कुछ इस तरफ, नाम रख देते हैं उसका E1, ठीक है। सिमिलरली इस वाले चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा नाम रख देते हैं उसका जी E2 वेक्टर। एंड सिमिलरली इस वाले चार्ज की वजह से जो आएगा दैट इज वर्टिकली अपवर्ड, नाम रख देते हैं जी उसका E3 वेक्टर। तीनों के तीनों चार्जेस की वजह से मिडिल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाले हैं वो वेक्टर की फॉर्म में मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। उनका एक डायग्राम हम यहाँ पे भी बना लेते हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, नाम है उसका E2 वेक्टर। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है, नाम है उसका E1। एक इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, नाम है उसका E3 वेक्टर, ठीक है। अब फिर से देखिए, अगर ये एंगल 30 है, ये एंगल 30 है, ये एंगल 120, तो ये एंगल फिर से कितना हो जाएगा 120। तो इन दोनों के बीच में E1 और E2 के बीच में जो एंगल है वो 120 डिग्री दे रखा है, ठीक है। एक चीज़ और, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो अगर E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल 120 डिग्री है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो उन्हीं में से कोई एक होगा। और दोनों के बीच का एंगल अगर 120 डिग्री है तो उसी को बाइसेक्ट करता हुआ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। पहले मैं तीनों के मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ नेक्स्ट वाली स्लाइड पे। E1 इज इक्वल टू E2, मैग्नीट्यूड सेम है, E3 दैट इज KQ डिवाइड बाय R का स्क्वायर। और R अभी मैंने आपको बताया कितना है जी हमारे पास, A बाय √3, तो उसको लिखा जा सकता है 3KQ डिवाइड बाय A का स्क्वायर। तो ये तीनों के तीनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका मैग्नीट्यूड मैंने ट्रायंगल की एक साइड की टर्म में लिख दिया। वैसे मैंने अननोन डिस्टेंस को R ले लिया था, ठीक है। इनमें से जो E1 और E2 है इनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, ठीक है। और दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज 120 डिग्री। तो लेट F डैश be the resultant of E1 and E2, ठीक है। E1 और E2 के रिजल्टेंट का नाम मैंने E डैश रख दिया। तो आपके पास E डैश जो आ जाएगा, E डैश इज इक्वल टू, क्योंकि 120 डिग्री का एंगल है तो इन्हीं में से कोई एक लिख देंगे, दैट इज 3KQ डिवाइड बाय A स्क्वायर। तो ये जो है ये E1 और E2 का रिजल्टेंट है। तो हमारे पास तीन वेक्टर थे, तीनों में से पहले हमने दो का रिजल्टेंट निकाला, उन दो का जो रिजल्टेंट है उसका नाम रखा E डैश। अब E डैश का E3 के साथ रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है। दो से ज़्यादा वेक्टर होते तो दो का पहले रिजल्टेंट निकाल लिया जाता है, फिर किसी तीसरे के साथ देखा जाता है, ठीक है। तो E1 E2 को सॉल्व कर लिया, हमारे पास आया E डैश। अब जो E डैश है उसका मैग्नीट्यूड कितना आया, 3KQ डिवाइड बाय A स्क्वायर। जो E3 है उसका भी तो सेम ही मैग्नीट्यूड है, 3KQ डिवाइड बाय A स्क्वायर। जो E डैश है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है और जो E3 है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आप चाहे डायग्राम से यहाँ से देख सकते हैं। E1 और E2 का रिजल्टेंट आया वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, नाम रखा हम लोगों ने उसका E डैश वेक्टर, ठीक है। क्योंकि एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग जाएगा तो 120 डिग्री को 60 इधर छोड़ के 60 इधर छोड़ के सीधा ऊपर वर्टिकली अपवर्ड जाएगा। E3 जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। E डैश और E3 का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल पे कितना हो जाएगा, 0। तो हम लिख देंगे दोनों के दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है, अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो जिसकी वजह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंट्रोइड वाले पॉइंट पे हो जाएगा 0 अगर ट्रायंगल के कॉर्नर पे सारे के सारे चार्जेस रखे हुए हैं आइडेंटिकल, है ना, मैग्नीट्यूड भी सेम है और सारे के सारे चार्जेस है लाइक, तो सेंट्रोइड वाले पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0, ठीक है जी। ओके, आज की क्लास में यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट वाली क्लास में अभी हमने 3 चार्जेस का सिस्टम लिया है, नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग 4 चार्जेस का सिस्टम लेंगे। एक स्क्वायर वाला क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व करना है। उसके बाद
मान लीजिए आइडेंटिकल चार्जेस नहीं होते, आइडेंटिकल चार्जेस के अलावा लाइक चार्जेस भी नहीं होते, अनलाइक चार्जेस होते हैं, और मैग्नीट्यूड भी अनइक्वल लेके फिर अगर कहीं पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता है तो उसको भी कैलकुलेट हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। जो स्क्वायर वाला सिस्टम है वो काफ़ी फेमस सिस्टम है, क्योंकि उसमें नीट और जेई वाले एग्जाम में काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल वहाँ से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आप नीट के ही PYQ देखेंगे तो उसमें आप देख पाएंगे कि स्क्वायर वाला क्वेश्चन 1 से 2 बार उन्होंने पूछ रखा है। ठीक है, तो स्क्वायर वाला एक सिस्टम हम नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ेंगे, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस की, विच इज़ सिंपली नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। बड़ा फेमस सिस्टम है जो इस चैप्टर का, जिसको हमने डिस्कस करना है, इस चैप्टर में भी डिस्कस करना है। नेक्स्ट वाला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसके अंदर भी उस सिस्टम को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। आज की क्लास में हम लोगों ने बेसिकली, आप शुरू से देख लीजिए, आज की क्लास में हम लोगों ने बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बेसिक्स इंट्रोडक्शन था, जो पीछे वाली क्लास में हम लोग सीख चुके थे, वो देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये सीखा कि किसी भी चार्ज की वजह से, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आते हैं उनकी डायरेक्शन क्या आती है। देन फर्दर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सीखा, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ करके ही जितने भी न्यूमेरिकल आज की क्लास में मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए हैं वो सब न्यूमेरिकल हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए। ठीक है, ये पहला न्यूमेरिकल जिसमें दो लाइक चार्जेस थे इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो सेंटर वाले पॉइंट पे दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही होती है उसमें सेंटर वाले पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, 0। अगर लाइक चार्जेस नहीं है, अनलाइक चार्जेस हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो सेंटर वाले पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सिंपली सम हो जाता है, दैट इज 8KQ डिवाइड बाय R²। ठीक है, सिमिलरली उसके बाद हमने ट्रायंगल वाला सिस्टम लिया, जिसमें दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही होती थी उसके ऊपर ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ के कहीं और किसी पॉइंट पे अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता तो वो कैसे निकालेंगे, ये ट्रायंगल वाला सिस्टम। उसके बाद दो अनलाइक चार्जेस के लिए ट्रायंगल वाला सिस्टम हमने कंसीडर किया। देन सेंट्रॉइड पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। एंड फाइनली ये जो फाइनल सवाल हमने किया है, जिसमें 3 चार्जेस इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं और उन सब की वजह से सेंट्रॉइड पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। ठीक है, ये वाला सवाल हमने फोर्स के लिए भी किया था, इफ़ यू रिमेंबर। तो सेम अप्रोच है, बस फोर्स में जिस चार्ज को हमने सेंट्रॉइड पे रखा था वो एक एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन के अंदर ऐड ऑन हो जाता है। ठीक है, आज की क्लास में यहीं तक डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट वाली क्लास में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ओके, आज की क्लास को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।